अब तक हमने देखा टोक्यो ब्लेड की ऑथर पूरी स्क्रिप्ट को चेंज करने के लिए कहती है, जिससे सभी लोग शॉक हो जाते हैं और तब वो स्क्रिप्ट राइटर की स्क्रिप्ट पर गुस्सा करने लगती है, जिस वजह से वहाँ का माहौल पूरा चेंज हो जाता है। और हम देखते हैं सबके समझाने के बावजूद भी ऑथर बिल्कुल नहीं मानती और खुद उस स्क्रिप्ट को दोबारा से लिखने की बात करती है, जिस वजह से प्रोड्यूसर्स को स्क्रिप्ट राइटर को बाहर निकालना पड़ता है और यहाँ अकाने एक्वा को डेट पर ले जाती है ताकि वो उसे स्टेज शो दिखा सके। और अब आगे तब यहाँ रूबी मिनामी और फ्रिल को अपने काम के बारे में बता रही होती है और बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। और हम देखते हैं फ्रिल और मिनामी को ऐसे अपने काम के बारे में बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं होता और तब वो दोनों एक लड़के के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। और हम देखते हैं रूबी के पास बात करने के लिए कोई टॉपिक नहीं होता और तब वो घर जाकर मियाको को उसके लिए और काम ढूंढने के लिए कहती है। तब मैम उसे फिर से पियोन के साथ कोलैब करने की बात करती है। तब रूबी कहती है, कोलैब तो ठीक है पर मैं उसके साथ अलग लाइव स्टेज शो करना चाहती हूँ। तब मियाको कहती है, आरिमा इस टाइम प्ले में बिजी है तो इसलिए हम लाइव स्टेज शो नहीं कर सकते। पर तभी वहाँ पर आरिमा आ जाती है और उन सभी को प्ले में आई हुई प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है। तब रूबी एक्वा के बारे में पूछने लगती है और यहाँ हम देखते हैं एक्वा अकाने के साथ एक स्टेज प्ले देखने आया होता है और हम देखते हैं वो स्टेज प्ले बहुत ज्यादा फेमस होता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तब एक्वा उस स्टेज शो को देखकर बिल्कुल ही हैरान हो जाता है क्योंकि वो उसे बिल्कुल रियलिटी लग रहा होता है। तब यहाँ स्टेज शो के बाद अकाने एक्वा से रिव्यूज मांगती है। तब एक्वा कहता है, अगर मैं सच कहूँ तो ये मेरी उम्मीदों से 50 गुना ज्यादा अच्छा था। मुझे तो पता ही नहीं था कि कर्टेन्स के पीछे मॉनिटर भी होता है जिसकी मदद से ये लोग इस प्ले में बहुत सारे विजुअल इफेक्ट्स डाल सकते हैं। और सबसे ज्यादा तो मैं तब चौंक गया जब मैंने ये देखा कि सारी सीट्स 360 डिग्री रोटेट भी हो सकती हैं, जिस वजह से बहुत जल्दी और बहुत स्मूथली चेंज होता है और इससे बार बार स्टेज को भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इन्होंने प्ले के अकॉर्डिंग स्टेजेस को पहले ही सेट किया होता है ताकि बाद में बार बार स्टेजेस को चेंज करने की जरूरत ना पड़े। बात सिर्फ स्टेजेस की नहीं है, ये प्ले भी बहुत अच्छा था और इसमें जो एक्टिंग हुई है वो भी सच में बहुत कमाल की थी। और जिस तरह वो एक्टिंग कर रहे थे मुझे उसके बारे में भी अच्छे से समझ आ रहा था। अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम क्यों कह रही थी कि थिएट्रिकल प्ले इतने अच्छे क्यों होते हैं। मानना पड़ेगा फिल्म से ज्यादा तो इसमें मजा आया। तब अकाने ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ये जापान के फैंसीएस्ट थिएटर्स में से एक है और यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडिशनल प्लेज होते हैं, पर ये सच में मानना पड़ेगा कि इन्होंने जिस तरह स्टेज को सेट किया है वो सच में बहुत कमाल का है। और मुझे खुशी है कि तुम्हें अब समझ में आ गया है कि थिएटर प्ले में कितना मजा आता है। तब सुमियाकी वहाँ आ जाता है और उन दोनों को बुलाने लगता है और तब वो दोनों उसके वहाँ होने का कारण पूछते हैं। तब सुमियाकी कहता है, मैंने आज का प्ले सुपरवाइज किया है और मैं यहाँ पर ये देखने आया था कि व्यूअर्स को ये कैसा लगा। व्यूअर्स बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं और उनके फेस के एक्सप्रेशन से सब कुछ पता लग जाता है। जब उन्हें बहुत ज्यादा मजा आता है तब वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अगर उन्हें मजा ना आए तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिखाई देते हैं। और तुम्हारे एक्सप्रेशन भी बहुत कमाल के थे एक्वा, मैं उससे बहुत खुश हुआ। तब अकाने कहती है, मैं भी उन एक्सप्रेशंस को देखना चाहूंगी, क्या तुम मुझे अभी दिखाओगे? तब एक्वा मना कर देता है। तब एक्वा सुमियाकी से स्क्रिप्ट के बारे में पूछने लगता है। तब सुमियाकी कहता है, मैंने पब्लिशर से बात की है पर ऑथर अभी भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है। उसने तो गोवा को भी काम से हटाने की बात की है और वो खुद स्क्रिप्ट को दोबारा से लिख रही है, पर वो ये नहीं कर सकती। मैंने आज इस प्ले को देखकर ये रियलाइज किया है कि टोक्यो ब्लेड की स्क्रिप्ट सच में बहुत कमाल की है और वो स्टेज प्ले के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को एनहांस करती है। तो अगर हम उसमें ज्यादा लंबी लाइनें या फिर चीजी लाइनें ऐड करेंगे तो वो स्टेज प्ले पर बुरा असर डालेंगे। ऑथर को इन सभी चीजों के बारे में कुछ नहीं पता है। वो ना ही स्टेज प्ले के बारे में जानती है और ना ही उसके इक्विपमेंट्स के बारे में। और हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि अगर वो स्क्रिप्ट लिखेगी तो वो स्टेज प्ले बिल्कुल एक हाई स्कूल स्टेज प्ले जैसा होगा। जो हमने आज स्टेज शो देखा है वो सुपीरियर स्क्रिप्टिंग और इक्विपमेंट्स की वजह से है और उसे सिर्फ प्रोफेशनल्स ही हैंडल कर सकते हैं। ऑथर चाहे बेस्ट सेलिंग आर्टिस्ट हो पर उसकी स्टेज प्ले को लेकर स्क्रिप्ट राइटिंग एक इमेच्योर की तरह होगी। अगर ऐसी बात है तो हम उसे पूरा सपोर्ट करेंगे ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके। पर क्या तुमने नोटिस किया, जो प्ले तुमने देखा है उसे भी गोवा ने ही लिखा है। गोवा सच में बहुत टैलेंटेड है और वो थिएटर्स को अपने पूरे दिल से प्यार करता है
उसने हमेशा अपने काम को बहुत सीरियसली लिया है और रीराइटिंग के दौरान भी वो उसमें पूरे पैशन से काम कर रहा था। आज तक गोवा ने जितनी भी स्क्रिप्ट्स लिखी हैं उन प्लेस को देखकर हमेशा व्यूअर्स खुशी से बाहर निकले हैं। मैं सच में नहीं चाहता कि हम उसे टोक्यो ब्लेड से बाहर निकालें। तब अकाने कहती है, क्या हम कुछ कर नहीं सकते? ये इतना भी आसान नहीं है और वैसे भी मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ कि मैं एक बड़े पब्लिशर के सामने लड़ सकूं। तब एक्वा कहता है, पर सिर्फ आप ही ऐसे इंसान हो जो कुछ कर सकता है। तब एक्वा और अकाने वापस आ जाते हैं और अकाने कहती है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मिस्टर गोवा को निकाल दिया जाएगा। टोक्यो ब्लेड की स्क्रिप्ट सच में कमाल की है और अगर मैं ऑथर होती तो मुझे इस स्क्रिप्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी। ऑथर और स्क्रिप्ट राइटर के अपने अपने तरीके होते हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मिसकम्युनिकेशन की होती है और अगर वो लोग अपने बीच के मिसकम्युनिकेशन को ठीक कर देंगे तो प्ले और भी ज्यादा अच्छा हो सकता है। आज जो तुमने मुझे प्ले दिखाया है वो सच में बहुत कमाल का था। तो चलो फिर मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर देता हूँ। और तब एक्वा स्वीट टुडे की ऑथर योरिको को कॉल करता है और हम देखते हैं अगले दिन अकाने, आरिमा, एक्वा और मेल्ट योरिको के घर चले जाते हैं। तब अकाने पहली बार मांगा आर्टिस्ट के घर आकर बहुत खुश होती है और मेल्ट भी अपनी खुशी जाहिर करने लगता है पर योरिको उसे इग्नोर कर देती है। तब आरिमा मांगा आर्टिस्ट के घर आने का बहुत ज्यादा शो ऑफ करने लगती है पर काने उस बात पर ध्यान ही नहीं देती और योरिको से ड्राइंग के बारे में पूछने लगती है। तब योरिको उसे अपना टैबलेट दिखाती है जहां वो मांगा के लिए कैरेक्टर्स ड्रॉ करती है। तब मेल्ट कहता है, मांगा आर्टिस्ट सच में बहुत कमाल के होते हैं। पर योरिको उससे सीधे मुंह बात नहीं कर रही होती। तब मेल्ट रोते हुए कहता है, आखिरकार ये मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही है? तब एक्वा कहता है, तुमने अपनी स्वीट टुडे की परफॉर्मेंस को तो देखा ही है ना, बस ये उसी का असर है। और तब वो सभी लोग स्नैक्स खाना स्टार्ट कर देते हैं और योरिको सबको बियर के लिए पूछती है और तब उसे पता चलता है कि सभी लोग अंडर एज हैं, जिस वजह से वो उदास हो जाती है और कहती है, तुम लोग तो बहुत ज्यादा यंग हो, मैं अब मरना चाहती हूँ, लगता है मुझे अकेले ही पीनी पड़ेगी। तब अकाने कहती है, एक्वा तुमने कहा था कि हम मिस्टर गोवा की मदद करेंगे, तो आखिरकार हम मिस योरिको से मिलने क्यों आए हैं? किसी ने मुझे एक बार कहा था कि एक क्रिएटर जब फेमस हो जाता है तब वो ये समझ लेता है कि वो बहुत ज्यादा स्किल्ड है और तब वो एडिटर की बात भी नहीं सुनता। उसे लगता है कि उसके आसपास के लोग कॉमेडियंस हैं, जिस वजह से वो किसी की एडवाइस भी नहीं सुनता। तो उस सिचुएशन में सिर्फ साथ वाले क्रिएटर्स ही उससे एडवाइस दे सकते हैं और सबसे ज्यादा मदद तब हो सकती है जब वो एडवाइस किसी सीनियर या फिर उसके मास्टर से आए। तो इसलिए हम योरिको के पास आए हैं क्योंकि वो ही बस आबिको को समझा सकती है। तब अकाने कहती है, थैंक यू मिस योरिको, अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। तब योरिको कहती है, मेरा काम मंथली बेसिस पर होता है तो इसलिए अब मैं फ्री हूँ। तब एक्वा कहता है, तो क्या इसका मतलब मिस आबिको नहीं आ रही हैं? वो वीकली बेसिस पर काम करती है तो इसलिए वो बहुत ज्यादा बिजी है। जिनका काम वीकली रिलीज होता है वो ह्यूमंस नहीं होते हैं, वो एक ऐसे सोल्जर्स होते हैं जिनका ब्रेन बस उसी काम में लगा रहता है। आबिको इस टाइम बहुत ज्यादा बिजी है क्योंकि उसे एनिमे एडेप्टेशन के लिए कलर सेलेक्ट करने हैं और उसे ऐसे बहुत सारे काम है जिसे उसने सुपरवाइज करना है। तब अकाने कहती है, लगता है आप और वो काफी टाइम से दोस्त हैं। तब योरिको कहती है, स्वीट टुडे के दौरान वो मेरी असिस्टेंट थी। वो हमेशा से बहुत ज्यादा अजीब थी क्योंकि वो दूसरों के साथ घुलती मिलती नहीं थी और ना ही अपने साथ वाले असिस्टेंट के साथ बात करती थी। पर एक मांगा बहुत सारी स्टोरी सुनाती है। एक आर्टिस्ट ऑथर्स की पर्सनैलिटी को उनके काम के जरिए पहचान सकता है। मैंने भी आबिको की मांगा पढ़ने के बाद उसे समझ लिया था। वो बहुत सारे लोगों के साथ घुलना मिलना चाहती थी पर वो ऐसा नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से वो खुद ही सफर कर रही थी। तो इसलिए जब मैंने उसके साथ घुलना मिलना स्टार्ट किया तो वो मेरे साथ ओपन हो गई। वो सच में बहुत क्यूट है। पर उसके बाद उसकी मांगा के बहुत सारे चैप्टर्स बने और वो बहुत जल्दी पॉपुलर हो गई और वो सच में मुझसे एक ही झटके में आगे निकल गई। वो बिना हारे ही जीत गई। तो इसलिए उसे लगता है कि उसके ओपिनियन बिल्कुल सही है। तब अकाने कहती है, क्या एडिटर ने उसे वार्न नहीं किया? तो योरिको कहती है, एडिटर के दो काम होते हैं, पहला मांगा को सेल करना और दूसरा उस चीज को एंड ना होने देना जो कि बहुत ज्यादा सेल हो रहा हो। किसी ऐसी चीज को बंद करना जो बहुत सारे पैसे दे रही हो वो बहुत ज्यादा टफ होता है। तो इसलिए एडिटर पूरी कोशिश करते हैं कि वो चीज खत्म ना हो। तो इसलिए वो
आर्टिस्ट से तब तक काम करवाते रहते हैं जब तक वो उसे अलग मीडिया में अडेप्ट न करवा लें, और इन कामों को करवाने के लिए उन्हें ऑथर की मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है, जिसका मतलब एक एडिटर एक ऑथर का बेबी सिटर बन जाता है। जो पॉपुलर ऑथर होते हैं वो बहुत ज्यादा एरोगेंट हो जाते हैं और बिजी शेड्यूल का बहाना देकर बहुत अजीब हरकतें करते हैं। तब यहाँ आरिमा को भी अपना पास्ट याद आने लगता है, क्योंकि जब वो पॉपुलर हुई थी तब वो भी बहुत ज्यादा एरोगेंट बन गई थी और अब उसे इस चीज का अफसोस होता है। तब अकाने कहती है, स्क्रिप्ट राइटर गोवा को टोक्यो ब्लेड के प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाएगा, तो क्या आप मिस आबिको को समझा सकती हैं? तब यहाँ हम देखते हैं आबिको के स्क्रिप्ट को दोबारा से लिखने के डिसीजन के बाद यूरिको ने उसे समझाने की कोशिश की होती है कि उसे बाकी लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए, पर तब आबिको उसे स्वीट टुडे का ताना देती है, क्योंकि स्वीट टुडे को भी स्क्रिप्ट राइटर और कास्ट के ऊपर छोड़ दिया गया था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा बेकार बना और ज्यादा ऑडियंस को पसंद भी नहीं आया। तब आबिको अपने डिसीजन को चेंज करने से मना कर देती है और यूरिको को भी अगली बार अपने लिए लड़ने के लिए कहती है। तब यहाँ यूरिको कहती है, जब आबिको की मांगा को एनिमे के लिए चुना गया था तब वो बहुत ज्यादा खुश थी और उसे इस तरह पॉपुलर होता हुआ देखकर मुझे थोड़ी जलन हो रही थी, पर वो मुझे अपना मेंटर मानती है, जिस वजह से मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकती। मैं समझ सकती हूँ कि वो इस तरह नखरे कर रही है। मैं भी खुद किसी और के काम पर कमेंट नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं मीडिया अडेप्टेशन को उन लोगों पर छोड़ देती हूँ जो उसके लिए परफेक्ट हैं। और मेरी फीलिंग्स सेम टू सेम आबिको की तरह ही हैं। अगर पॉसिबल होता तो मैं भी ये चाहती कि मेरे कैरेक्टर्स को भी बड़े प्यार से हैंडल किया जाए, क्योंकि वो मेरे बच्चों की तरह हैं। तो इसलिए मुझे माफ कर देना, पर मुझे नहीं लगता इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊंगी। तब एक्वा कहता है, ठीक है, पर क्या आप ये चीज मिस आबिको को दे देंगी? तब यूरिको आबिको से मिलने चली जाती है और हम देखते हैं आबिको अभी भी काम कर रही होती है और तब यूरिको को पता चलता है कि आबिको अपने वीकली काम को समय पर खत्म नहीं कर पाई है, जिस वजह से वो ओवरड्यू हो चुका है। तब यूरिको कहती है, तुम्हें मदद के लिए अपने असिस्टेंट को बुलाना चाहिए। तब आबिको कहती है, मेरे पास इस टाइम कोई असिस्टेंट नहीं है, क्योंकि उन्हें चाहे मैं जितनी मर्जी बार कह लूं, पर वो मेरे डिजाइन पर टिकते ही नहीं है और वो लोग बैकग्राउंड के जरिए इमोशंस को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं उन्हें कहने की जगह सब कुछ खुद ही ठीक करूंगी, जिस वजह से मैंने उन्हें फायर कर दिया। तब यूरिको कहती है, आखिरकार ये कब हुआ? तब आबिको कहती है, ये बात 2 महीने पहले की है। तब यूरिको को पता चलता है कि आबिको काम की वजह से सो भी नहीं पा रही है और कहती है, अगर ऐसे ही चलेगा तो तुम मर जाओगी या फिर तुम डिप्रेशन की वजह से रिटायरमेंट ले लोगी। तब आबिको कहती है, वैसे मैं सच में मरना चाहती हूँ। मुझे अभी नेक्स्ट वीक के लिए इन्हें कलर भी करना है और पेंटिंग के लिए ड्राइंग्स भी देनी है, और इसके बाद मुझे अभी प्ले के लिए स्क्रिप्ट भी लिखनी है। तभी यूरिको आबिको की मदद करने लगती है, पर आबिको उस चीज के लिए मना कर रही होती है, पर यूरिको फिर भी उस काम में लग जाती है और कहती है, ये काम अकेले करने वाला नहीं है, तो इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द एक असिस्टेंट को हायर कर लेना चाहिए। तब आबिको कहती है, मैंने पहले ही एडिटर को कह रखा है, पर उनके पास ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे काम का हो। वो एडिटर सच में बहुत ज्यादा यूजलेस है। तब यूरिको कहती है, तुम असिस्टेंट के मामले में कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रही हो। असिस्टेंट को तुम्हें खुद ट्रेन करना चाहिए। तब आबिको कहती है, मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं है, और वैसे भी मैंने कुछ असिस्टेंट को ट्रेन करने की कोशिश की थी, पर वो कुछ ज्यादा ही खराब चला गया, जिस वजह से उन्होंने क्विट ही कर दिया। तब यूरिको कहती है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने काम को लेकर थोड़े नखरे दिखा रही हो, पर जिंदगी ऐसे नहीं चलती है। तुम्हें अपनी जिंदगी को ढंग से जीना चाहिए, चाहे इसके लिए तुम्हें अपने काम के साथ कॉम्प्रोमाइज ही क्यों न करना पड़े। तब आबिको कहती है, अगर मैं ऐसा करूँगी तो मेरे लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। रीडर्स मुझे उसी टाइम छोड़ देंगे। तब यूरिको कहती है, ऐसा नहीं होगा, और अगर तुम ऐसा सोचती हो तो तुम्हारा मेथड गलत है। तब आबिको कहती है, आखिरकार अब इसके बारे में जानती क्या है? तब यूरिको कहती है, कम से कम मुझे ये तो पता है कि ये चीज गलत है। तुम बस लोगों के काम की क्वालिटी चेक कर रही हो, पर तुम्हें उससे पहले अच्छी तरह कम्युनिकेट करना सीखना होगा, तभी तुम उनके काम की क्वालिटी को इंक्रीज करवा सकती हो। मैं ये देख सकती हूँ कि तुम किसी को उस काम के लिए ब्लेम कर रही हो जिसमें तुम खुद अच्छी नहीं हो। तब आबिको कहती है, आपको ये तब कहना चाहिए जब आप 50 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बेच दे। मैं हर हफ्ते बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को मुझसे एक्सपेक्टेशंस हैं। मैं किसी ऐसे पर्सन से ये चीजें नहीं सुनना चाहती जो कि इस टाइम मंथली बेसिस पर काम कर रहा है। तो यूरिको कहती है, तो अब तुम इस तरह की बातें करना सीख गई हो, पर एक चीज समझ लो, चाहे मैं तुम्हारी तरह पॉपुलर नहीं हूँ, पर मैं तुमसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें ड्रॉ करती हूँ। तुम्हारी मांगा चाहे रीडर्स के लिए नई नहीं हो, पर इसका मतलब ये नहीं है
कि वो एंटरटेनिंग है। और तब वो दोनों एक दूसरे के काम को लेकर एक दूसरे को ताना मारने लगती हैं और हम देखते हैं यूरिको टोक्यो ब्लेड का मजाक उड़ाती है जिससे आबी को रोने लगती है। तब आबी को इसके जवाब में स्वीट टुडे के टीवी ड्रामे का मजाक उड़ाती है और तब वो दोनों फिर से चूहे और बिल्ली की तरह लड़ने लग जाती हैं। तब आबी को कहती है, जो आप बैकग्राउंड ड्रॉ कर रही हैं, अगर वो पर्सपेक्टिव के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे तो मैं उन्हें रिजेक्ट कर दूंगी। तब यूरिको कहती है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम को ऐसा कहने की? क्या तुम भूल चुकी हो कि इतने सालों से मैं प्रो हूँ और मैंने ही तुम्हें ये सब कुछ सिखाया है। तब हम देखते हैं सुबह तक वो दोनों काम को कंप्लीट कर लेती हैं। तब आबी को कहती है, मुझे तो लगा था कि मैं इस हफ्ते ये काम खत्म नहीं कर पाऊंगी, पर किसी तरह मैंने इसे खत्म कर ही लिया। आखिरकार ऐसा क्यों है? तब यूरिको कहती है, चाहे मांगा ड्रॉ करना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, पर हम जिंदगी जीने के लिए फिर भी ये करते हैं और ये हमारा गर्व है। तब आबी को कहती है, डेडलाइन से पहले आपकी जगह पर भी ऐसी ही चीजें हुआ करती थी। हम भी सुबह के 9 बजे से लेकर अगले दिन के 4 बजे तक ऐसे ही काम करते थे। तब यूरिको कहती है, मुझे माफ करना कि स्वीट टुडे इतना बेकार गया। तब आबी को कहती है, मुझे भी माफ करना, मैं काफी दिनों से सोई नहीं थी और मल्टीटास्किंग कर रही थी, जिस वजह से मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था। मैंने आपको बहुत बुरी बुरी चीजें कही हैं, इसलिए मुझे माफ कर देना। तब यूरिको कहती है, कोई बात नहीं, मैंने भी तुम्हें बहुत कुछ कहा, पर एक चीज याद रखना कि अगर तुम किसी और से ये सभी चीजें कहोगी तो वो पर्सन तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, तो इसलिए जरा ध्यान रखना। तब आबी को कहती है, आखिरकार मैं लोगों के साथ कब घुल मिल पाऊंगी? तब यूरिको कहती है, तुम्हें पहले एक कदम बढ़ाना होगा। मिक्स मीडिया अकेले नहीं किया जा सकता, तो इसलिए तुम्हें लोगों की मदद लेनी होगी। और वैसे भी मेरा काम आखिरी में बिल्कुल सही हो गया था और स्वीट टुडे का एंड बहुत अच्छा गया, जिस वजह से मुझे कोई गम नहीं है। तब आबी को कहती है, पर मुझे स्वीट टुडे के ड्रामे से नफरत हो गई है। मैं आपके काम से प्यार करती हूँ, तो इसलिए उसे और भी ज्यादा अमेजिंग होना चाहिए था। मैं जब आपके पास पहली बार आई थी तब भी मैंने यही कहा था कि मैं स्वीट टुडे की वजह से आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और आप ही की तरह आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरा फेवरेट टाइटल खराब हो जाए और इस चीज को सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। तब यूरिको उसे शांत करती है और उसे एक्वा का एनवेलप देती है। तब यहाँ हम देखते हैं आबी को स्वीट टुडे का लास्ट एपिसोड देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और हम देखते हैं एक्वा ने आबिको को स्टेज प्ले की टिकट भेजी होती है और आबिको उसे देखने चली जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।